Today we are studying about the coagulants and anticoagulants. What are coagulants? Coagulants are the drugs which promote clotting of blood. Example: vitamin K, protein, amino acids. What are protein coagulants? The protein coagulants include thrombin, fibrinogen, collagen, gelatin, etc. Here we have 13 clotting factors. Which are 13 clotting factors include: first is fibrinogen, second is prothrombin, third is thromboplastin, fourth is calcium ion, fifth is Leville factor, sixth is hypothetical, seventh is stable factor, eighth is anti-hemophilic factor, 9 is Christmas factor, 10th is Stewart power factor, 11th is plasma thromboplastin, 12th is surface factor, and 13 is fibrin stabilizing factor. The third and 8 are secreted by platelets and remaining proteins are secreted by liver. So third and 8 are secreted by platelets and remaining are secreted from the liver. Now we are discussing about the mechanism of action of coagulation. Here we are discussing about the mechanism of action of coagulants. So what coagulants do, or what when an injury happens, it is when an injury happens, how the clotting of protein will occur. So first we discuss about the extrinsic pathway. Extrinsic pathway. जब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि अगर हमें बाहर से कोई चोट लगी, मतलब हमारे कोई कभी क्या होता है कि खेलते हुए लग जाती है, तब हमें मान लो कि किसी के हाथ में लग गई और ब्लड जो है वो निकल आया है, तो क्या होगा उसके बाद, ये एक्सटेंसिव पाथ में हुआ, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पे कोई टिश्यू जो है इंजर्ड हो गया है, वो वहाँ से टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करेगा, टिश्यू फैक्टर। साथ में कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम एक्टिवेट ये जो इंजर्ड टिश्यू है वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, जो कि है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्ट करेगा थ्रोम्बिन पे, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसे थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। और फिर थ्रोम्बिन जो है वो एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन पे और उसको एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिन में। तो ऐसा फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन में क्या डिफरेंस है? फाइब्रिनोजन क्या है? ये सोल्यूबल प्रोटीन है, ये सोल्यूबल प्रोटीन है, जबकि ये जो फाइब्रिन है वो इंसोल्यूबल फाइब्रस क्लोट फॉर्म करेगा, इंसोल्यूबल है ये। क्या होता है कि ये कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से, ऐसे फाइबर, और इसमें जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो आके ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक क्लोट सा बन जाता है, और धीरे धीरे आते इसमें एक क्लोट बन जाता है। उसके बाद जो है ये है, यहाँ पे कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है। इंट्रिंसिक पाथवे जैसे कि इंट्रिंसिक
पाथवे में क्या होता है? इंट्रिंसिक पाथवे में प्लेटलेट जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं फैक्टर थर्ड एंड फॉस्फोलिपिड को वो रिलीज करते हैं। फैक्टर 3 और फॉस्फोलिपिड को रिलीज करते हैं। कौन? प्लेटलेट रिलीज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 12 को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट जो कि सरफेस फैक्टर होता है, सरफेस फैक्टर और ये सरफेस फैक्टर कैल्शियम आयन की हेल्प से एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। लास्ट में तो मतलब फैक्टर 10 ही एक्टिवेट होना है, एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। और फैक्टर 10 क्या करता है? फैक्टर 10 जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और फिर प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन पे काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन पे। मतलब ये था कि एक्सटेंसिव पाथवे में इंजर्ड टिश्यू हमें जो है सिग्नल देता है, एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को डायरेक्टली और फिर फैक्टर 10 जो है उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज को। प्रोथ्रोम्बिनेज देन एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन पे, इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बिन इज convert the fibrinogen into fibrin. Fibrin is a insoluble protein, and fibrinogen is a soluble protein. It is insoluble, that's why there forms float, fibrous float. And here in the intrinsic pathway, platelet release the factor 3 and phospholipid. Factor 3 and phospholipid activate the factor 12, and finally the factor 12 activate the factor 10. Then the factor 10 activate the prothrombinase, and the prothrombinase is similarly work as in extrinsic pathway. It is work in intrinsic pathway. Prothrombin converted into thrombin, then thrombin fibrinogen convert fibrinogen to fibrin. This is the whole mechanism. This is the mechanism of coagulation of protein. Means coagulation where the fibrinogen is converted into fibrin and the blood stop bleeding. So now we are discussing about thrombin. What are thrombin? So thrombin are protein producing by body, activated from coagulation factor 10 second. Prothrombin, when we are talking about the 13 clotting factor, the prothrombin is the second clotting factor which catalyzes the conversion of fibrinogen to fibrin. Creamy powder soluble in normal saline to form yellow solution. It is specific clotting factor for blood clotting process. तो यहाँ पे सिंपली वही लिखा है कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है कि क्रीमी पाउडर सोल्यूबल इन नॉर्मल सलाइन टू फॉर्म येलो सॉल्यूशन बनता है अगर इसको नॉर्मल सलाइन 0.91 में नॉर्मल में डालते हैं। तो विटामिन के जो है वो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सोल्यूबल विटामिन है। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के ई डी ए आर फैट सोल्यूबल विटामिन. It means they are stored in the body, they cannot be excreted in urine. Human body require for complete synthesis of certain protein for blood coagulation. For blood coagulation, it means for blood coagulation the vitamin K is play an important role. Also require for binding of calcium in bones and tissues. It is also required, means vitamin K is also responsible for the binding of calcium in bones. Found in abundance in green leaf food, spinach. Synthesis by bacteria in our GIT, gastrointestinal tract. It was synthesized by bacteria. Anticoagulants. Now we are discussing about the anticoagulants. What are anticoagulants? Anticoagulants are the chemical substances that prevent coagulation of blood, prolong the clotting time. It means the mechanism which are shown by us, they inhibit that mechanism. Anticoagulants are also called blood thinner. If someone is suffering from the COVID, the doctors also prescribe the blood thinners like anticoagulants. So the blood in COVID patient, we had seen that the blood coagulation will occur.
and the patient will suffering from it. That's why doctors sometimes prescribe blood thinners. They are used to treat blood clot. Classification, they are classified as direct acting anticoagulant like heparin. You had learn about heparin in higher classes, or you had learned in previous chapters. Indirect acting anticoagulant warfarin sodium. Chemical classification of anticoagulants. Here is the chemical classification. They are divided into two: coumarin derivative, example warfarin sodium. Warfarin sodium is widely used, and vis hydroxycoumarin, it is also used. Second is 1,3 indadione derivative, example phenyldione. So it is all about the anticoagulants. There are the structure of warfarin sodium. So these are the structure of warfarin sodium and warfarin, and second is vis hydroxycoumarin. Here there is a nomenclature. It is written that 3 alpha acetyl benzyl 4 hydroxycoumarin, and for bis hydroxycoumarin there is 3,3 methylene bis 4 hydroxycoumarin. So this is all about the anticoagulants and coagulants. I think it's enough for the D.Pharm second year, and if someone needs D.Pharm books, if they are unable to buy due to COVID-19, just inform me. I will be send it to your address if someone is really needed it. Thank you.